हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुगेल। आज जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम लोग 39th बीपीएससी जो आपका 1994 में कंडक्ट हुआ था और जो 71st बीपीएससी के बीच में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, इसको हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरे डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है, इसका 2 या 3 पार्ट में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था एंशियंट हिस्ट्री से, ये आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पॉज करके आप लोग रिप्लाई दीजिएगा, उसके बाद फिर इस का जो डिटेल जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे ये आप लोग देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एराज। सिंधु घाटी, इसका मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, तो इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए दोनों के लिए बाइलिंगुअल है, तो आप लोग को हेल्प मिलेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा था उसने, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में आती है। ये आपके 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट में जरूर रिप्लाई दे। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर था ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज प्रोटो हिस्टोरिक टाइप। अब प्रोटो हिस्टोरिक टाइप किसे कहते हैं? देखिए, एक तो आपका हो गया, एक हो गया प्री हिस्टोरिक और एक हो गया हिस्टोरिक, और ये दोनों पीरियड के बीच में जो लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, यानी उत्तर है ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक। अब बात किसकी हो रही है? तो बात यहां पे हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के बीच लाई करता है। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलने का मतलब क्या है कि स्टोन एज, यानी कि ऐसा जहां पे कोई आपको राइटिंग नहीं देखने को मिलेगा, नो राइटिंग अवेलेबल, यानी किसी भी प्रकार की लेखन कला प्री हिस्टोरिक एज में डेवलप नहीं हुई थी। हिस्टोरिक एज में बिल्कुल इसको हम लोग बोलेंगे राइटिंग एज, और जो प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां पे भी राइटिंग जो लिखने की कला डेवलप हो गई थी, लेकिन क्या हुआ था, इसकी जो जितने भी लिखने की कला है ना, वो जितने भी लेखन अवेलेबल है राइटिंग, उसको डेसिफर नहीं किया जा सका है, यानी कि उसकी क्या लिपि है उसको अभी तक पहचाना नहीं जा सका है कि वो लेखन में क्या क्या चीजें लिखी गई है। और ये जो राइटिंग एज मैंने बोला हिस्टोरिक पीरियड भी, तो यहां जितने भी है उसको डेसिफर कर लिया गया है, यानी जो लिखने की कला थी उसको हम लोग पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो एंशियंट हिस्ट्री है उसकी जानकारी ले पाते हैं। तो क्या था, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटो हिस्टोरिक। देखिए, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, इसमें से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड फ्यूचर में बीपीएससी पूछेगी ना, तो आपको इसको आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोग को, ताकि ऐसा ना कि बस मैंने बोला इंडस वैली फॉल्स अंडर विच एरा और मैंने बस टिक मार दिया भाई ऑप्शन डी। नहीं, ऐसे डिस्कशन नहीं होता है, डिस्कशन होना चाहिए, ताकि हमको इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछे भी बीपीएससी थोड़ा बहुत चेंजेस करके, तो हमको आनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पीरियड ऑफ 1800 बीसीई टू 1600 बीसी इज रिलेटेड टू विच एरा। ये आपके 4 ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को आप लोग पहले जवाब आंसर कीजिए कमेंट में, देन आप लोग यहां पे जंप कीजिए आंसर देखने को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सूत्र पीरियड, यानी सूत्रकाल। अब सूत्रकाल क्या है कि जो यही काल है ना आपका सूत्रकाल, ये रफली 800 बीसी से लेकर के और 600 बीसी को हम लोग सूत्र पीरियड के रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसी काल में जो है ना बहुत सारे जो मेन ब्राह्मणा, उसके बाद बहुत सारे उपनिषद और जितने भी अरंक्याज थे, ये सब का कंपाइलेशन किया गया था इसी पीरियड में। ठीक है, इसलिए इस काल को हम लोग बोलते हैं सूत्रकाल, और सूत्रकाल को ही दूसरा नाम हम लोग धर्मशास्त्र पीरियड भी बोलते हैं। तो जो सूत्रा पीरियड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड धर्मशास्त्र पीरियड। ओके, तो ये हमारा अगर पूछे, देखिए बीपीएससी बिल्कुल पूछ सकती है कि व्हाट इज धर्मशास्त्र पीरियड, तो सूत्रा पीरियड को हम लोग धर्मशास्त्र पीरियड बोलते हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है जो
बोगाज को का महत्व क्या है? ये क्वेश्चन पूछा था आपका, द बोजाक कोई इज दैट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस? तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है आपका इंस्क्रिप्शन फाउंड देयर मेंशन इन वैदिक एज, यानी कि जो बोजाक कोई थी ना, ये आधुनिक तुर्की स्थित में, ये जो शहर थी ना, ये अभी आपका कहां पे है? ये आपका जो मॉडर्न टर्की है, ये वहां पे स्थित है, मॉडर्न टर्की। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? तो यहां पे जो 14th सेंचुरी है ना, बीसी, एक तरीके का ट्रीटी देखने को मिलता है। और इस ट्रीटी में जो इंडिया के जितने भी देवता थे उस समय, एंशियंट गॉड थे, उन सब का मेंशन देखने को मिलता है इस एक प्रकार की ट्रीटी में। और कौन कौन से थे? तो ये थे आपके जो इंपॉर्टेंट गॉड थे एंशियंट हिस्ट्री के हमारे, इंद्र, वरुण, मित्र एंड नासत्य। ओके, तो ये सब जो है ना, ये जो उस समय बोगाज कोए था, जो अभी कहां पे स्थित है? ये आपका स्थित है मॉडर्न टर्की में। तो ये एक प्रकार का क्या था? संधि पत्र मिला हुआ था, जिसमें जितने भी इंडिया के थे गॉड के बारे में वहां पे मेंशन किया गया था। तो ये क्या था? वहां मिले शिलालेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इससे ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो एंशिएंट पीरियड थे वो आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट गॉड थे? तो ये आपके मेन 4 गॉड थे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द गायत्री मंत्र फाउंड इन विच बुक? आपको कौन से पुस्तक में गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलेगा? तो आप लोग रिप्लाई कीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज ऋग्वेद। अब आपको अगर ऋग्वेद की बात करें ना, तो गायत्री मंत्र जो है आपको ऋग्वेद के 3rd मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है आपका 3rd मंडल में मिलता है, 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद। ओके, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी भाई विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना की गई थी। यह गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देव को समर्पित है। ये गायत्री मंत्र किसको? तो भगवान सूर्य देव के लिए ये गायत्री मंत्र समर्पित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मंत्र का प्रयोग ज्ञान, बुद्धि और शुद्धि के लिए जनरली किया जाता है। तो इसका उपयोग ज्ञान, उसके बाद बुद्धि एंड शुद्धि के लिए जो है गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमको इतने बहुत सारे फैक्ट मिले। एक तो हमने क्वेश्चन क्या था, गायत्री मंत्र आपको कौन से पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद के कौन से? तो 3rd मंडल में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो गया, 3rd मंडल में मिलेगा। सेकंड जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था विश्वामित्र के द्वारा। ये किसके लिए समर्पित है? तो ये भगवान सूर्य देव के लिए समर्पित है। और इसका उद्देश्य क्या है गायत्री मंत्र पढ़ने का? तो ये माना जाता है कि इस मंत्र का प्रयोग ज्ञान, बुद्धि और शुद्धि के लिए यूज किया जाता है। होप आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द संगम एज, ये संगम एज की बात हो रही है। उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? एक तो उरैयूर की बात हो रही है, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो एक क्वेश्चन ये भी अगर यूपीएससी पूछे, उरैयूर जो है वो किस एज से संबंधित है? तो भाई संगम एज से संबंधित है। तो एक तो हमको ये क्वेश्चन मिल गया। और बीपीएससी ने क्या पहले पूछ रखा है कि ये जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर, आप लोग बताइए आंसर। तो ये हो जाएगा कॉटन ट्रेड। ओके, तो जो संगम एज में उरैयूर था ना, वो आपके कपास के व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। अब उरैयूर क्या है उसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। तो ये तो कॉटन ट्रेड के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये। अब जो उरैयूर था, ये संगम काल में जो चोल शासक थे ना, चोल शासक थे, उसकी राजधानी हुआ करती थी उरैयूर। इसकी विशेषता यह थी कि यह शहर विशेष रूप से अपने फाइन कॉटन और उनके व्यापार के लिए पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध था। तो ये फाइन कॉटन का यहां से जो है बहुत ही बड़े पैमाने में
व्यापार हुआ करता था टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका आपको एविडेंस मिलता है, अगर एविडेंस की बात करें तो ये एविडेंस आपको मिलता है एक बहुत ही फर्स्ट सेंचुरी का ग्रीक ट्रैवल अकाउंट है, जिसका नाम आप सब ने सुना होगा। वो है आपका द पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी, द पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी। ये जो ग्रीक ट्रैवल अकाउंट है, ये एक प्रकार का बुक जो है ग्रीकों के द्वारा लिखी गई थी। इसमें आपको इस शहर का मेंशन देखने को मिलता है कि संगम एज में जो ये शहर उरेयुर था, ये बहुत ही फेमस था कॉटन ट्रेड के लिए। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट देखने को क्या मिला कि उरेयुर क्या था, तो उस समय जो थे संगम एज में जो चोल शासक थे उसकी राजधानी हुआ करती थी। फाइन कॉटन का व्यापार हमको इस क्षेत्र से देखने को मिलता है। और उसका एविडेंस कहां से मिलता है, तो इसका एविडेंस मिलता है द पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी नामक जो ग्रीक अकाउंट है, वहां से हमको इसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग रिप्लाई कीजिए इसका। तो आजीविका सेक्ट के जो फाउंडर थे, आजीविका संप्रदाय के जो संस्थापक थे, ये आपके थे मखाली गोसाला, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मखाली गोसाला ने आपका आजीविका सेक्ट की स्थापना की थी। यह संप्रदाय जो है ये आपका नियतिवादी यानी कि फैटलिज्म में विश्वास करता था। उसके अनुसार संसार की हर वस्तु नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होते। नियतिवादी क्या होता है कि इस संप्रदाय को मानने वाले लोग ये विश्वास करते थे कि जो भी घटना है ये सब नियति पे है, ये पहले से पूर्व निर्धारित है। अगर आपके साथ कुछ चीज नियति ने निर्धारित कर रखी है तो ये आपके साथ घटित होगी ही, और इसे मानवीय प्रयासों से इसे नहीं बदला जा सकता। ये जो फिलॉसफी है, इस पे आजीविका जो संप्रदाय के लोग थे विश्वास करते थे, इसलिए इस संप्रदाय को नियतिवादी संप्रदाय यानी कि फैटलिज्म कहा जाता था। अगर इसमें प्रमुख बात करें तो जो गोसाला जो प्रारंभ में जो थे इसके संस्थापक, ये महावीर स्वामी के शिष्य थे, उसके डिसाइपल हुआ करते थे महावीर स्वामी के। लेकिन बाद में जाकर के कुछ वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय आजीविका सेक्ट के नाम से बनाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्ट। भगवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, पहले तो आप लोग रिप्लाई दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुप्ताज। तो गुप्त शासकों ने जो है भगवत संप्रदाय के विकास में ना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। भगवत को ही हम लोग वैष्णव संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है, वैष्णव सेक्ट या वैष्णव संप्रदाय। और गुप्ता काल में जो है ये सबसे ज्यादा जो वैष्णव सेक्ट था वो फ्लरिश हुआ। ठीक है, गुप्त राजाओं ने ही भगवत जो धर्म था ना, जो भगवत सेक्ट था, उसको अपना धर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक को परम भागवत से उपाधि से भी संबोधित किया जाने लगा, क्योंकि वो भगवत सेक्ट को प्रमोट कर रहे थे। इसलिए जितने भी सारे गुप्ता पीरियड के इंपॉर्टेंट रूलर थे ना, उन सबको परम भागवत उपाधि से भी उनको संबोधित किया जाने लगा। तो यहां इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भगवत सेक्ट यानी कि वैष्णव सेक्ट सबसे ज्यादा फ्लरिश किसके पीरियड में हुआ, तो गुप्ता काल में। ओके, और उसके बाद जो है भगवत संप्रदाय फ्लरिश हुआ गुप्ता में,
उसके बाद क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लार्ज अमाउंट में फ्लरिश किया, बहुत ही जोर शोर से, इसलिए जितने भी गुप्ता एम्पायर के शासक थे ना, उनको परम भागवत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये एक यहीं पे क्वेश्चन बन गया कि कौन से ऐसे शासक थे, बीपीएससी बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन ऐसे शासक थे, कौन ऐसे वंश के शासक थे, डायनेस्टी के, जिनको परम भागवत के उपाधि से भी संबोधित किया जाता था? तो आपका ये हो जाएगा गुप्ता शासक। तो ये एक तो क्वेश्चन यहीं पे बन गया। ओके, तो इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं ताकि आप लोग को उससे रिलेटेड हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये नहीं कि मैंने ये पढ़ दिया, वो कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ भागवत से, अब ये ऑप्शन डी नहीं, ऐसे डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्क्रिप्शन प्रूफ दैट द इन्फ्लुएंसेस ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य एक्सटेंड टू वेस्टर्न इंडिया? ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अभिलेख यह सिद्ध करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। अब इसके बारे में थोड़ी बात करें ना, तो यह जो अभिलेख है पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार का सबसे ठोस परिणाम देता है। जो रुद्रदमन द्वारा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो बनाया गया था, ये एक सबसे बड़ा ठोस एविडेंस है, सबसे ज्यादा पावरफुल एविडेंस है। ये बताता है कि जो चंद्रगुप्ता जो थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका एक्सटेंशन जो था पूरे वेस्टर्न भारत तक बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था। ओके, इसका साक्ष्य आपको कहां से मिलता है? तो इस अभिलेख के उल्लेख में, इस अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल जो उस समय गवर्नर थे, जिनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, ने पश्चिमी भारत यानी सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करा था। अब ये रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, इसमें मेंशन है, देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया आपका। इसमें यह मेंशन है, कैसे हमको पता चलता है? तो उस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि जो चंद्रगुप्ता मौर्य के गवर्नर थे, जिनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने जो है सौराष्ट्र, जो गुजरात का पार्ट है, आपको पता ही होगा, सौराष्ट्र और जो सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो एक तो इससे हमने एक्सप्लेनेशन देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य की एक्सटेंशन वेस्टर्न इंडिया में कहां से एविडेंस, तो जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, वहां से मिलता है। और एक ये भी हमको यहां से पता चल गया कि जो सुदर्शन लेक की बात होती है ना, ये भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो जो सुदर्शन लेक की बात होती है, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा बनाया गया था। एक तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और ये कहां बनाया गया था? तो गुजरात सौराष्ट्र में। और इससे ये पता चलता है कि कैसे एक एविडेंस जो है कि चंद्रगुप्ता ने जो है, उनका जो है वेस्टर्न इंडिया में भी बहुत सारे प्रभाव अच्छे देखने को मिले थे। ओके, सवाल यह आता है कि हम लोग क्योंकि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो रुद्र दमन जिन्होंने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बनाया, उनके बारे में भी थोड़ी जानना जरूरी हो जाता है फैक्ट। तो सबसे पहले तो जो रुद्र दमन थे, एक शाक रूलर थे, लेकिन उसके 125 ईस्वी के इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो ये क्या है? ये आपका रुद्रदमन कौन थे? तो ये एक शाक रूलर थे, शाक रूलर, शाक रूलर। और ये इंस्क्रिप्शन आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। कौन सा? तो जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन द्वारा, ये संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन विच हैज बीन रिटन इन संस्कृत, आज तक इसको कंसीडर किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हो गए आपके, चंद्रगुप्ता मौर्य से भी फैक्ट हो गए, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्रदमन के द्वारा बनाया गया था, उसके बाद जो है रुद्रदमन कौन थे? तो शाक रूलर थे। और ये जो इंस्क्रिप्शन है आपको संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलता है। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उनके बारे में पता चलता है सुदर्शन लेक, जो सौराष्ट्र और गुजरात में चंद्रगुप्ता मौर्य के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द ओनली पिलर इंस्क्रिप्शन इन विच अशोका कॉल्स हिमसेल्फ किंग ऑफ मगध। देखिए, एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक स्वयं को मगध का राजा कहता है, वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है? ये आपको बताना है। तो ये आपका इंस्क्रिप्शन है
बाभरू इंस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब इसके बारे में जानते हैं। ये अभिलेख जो है आपको, जो बाबरू जो एडिक्ट है ना, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ये आपको शिलालेख राजस्थान, राजस्थान में एक बैराट जगह है आपका, बैराट, वहां पे ये शिलालेख आपको देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि बैराट में उपस्थित रहने के कारण इसे बैराट बाभरू शिलालेख भी कहा जाता है, इसलिए इसको बैराट बाभरू शिलालेख के भी नाम से जाना जाता है। इसी शिलालेख में अशोक ने स्पष्ट रूप से खुद को प्रियदर्शी राजा मगध के, यानी उन्होंने अपने आप को कहा था प्रियदर्शी राजा मगधे, ये उपाधि से अपने आप को संबोधित किया था। इसका मतलब होता है प्रियदर्शी राजा मगध का, इसका मतलब होता है प्रियदर्शी राजा मगध का। ओके, तो यही एक इंस्क्रिप्शन था। कौन सा एडिक्ट था? बारबरू, जो एकमात्र शिलालेख ऐसा था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा था। ओके, ये कहां स्थित है? तो राजस्थान के बैराट में, इसलिए इसको बैराट बाबरू भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हड़प्पा पोट्री जो था जनरली पेंटेड इन विच कलर, यानी हड़प्पा की मिट्टियों के बर्तन आमतौर पर किस रंग से रंगे होते थे? तो ये आमतौर पर जो है लाल रंग से रंगे जाते थे, रेड कलर। अगर हड़प्पन के समय की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना, पोएट्री व्हील का कुशल उपयोग करना सीख गए थे। व्हील चलाना, पोएट्री का फॉर्म करना, पोएट्री बनाना, ये अच्छे से सीख गए थे। और इन बर्तनों पे ना मुख्य रूप से लाल और गुलाबी, रेड एंड पिंक कलर के जो है कलर का उपयोग करते थे। और मेन जो है, और फिर उस पर काले रंग के सुंदर डिजाइन की जाती थी। तो मेन जो अगर प्रोपोर्शन में देखें तो लाल और पिंक कलर का ज्यादा उपयोग हुआ करता था, और उस पे जो है ना ब्लैक कलर का यूज कहीं कहीं ऐसे कलाकारी डिजाइन के लिए किया जाता था। काले रंग का अक्सर जो यूज होता था ना, वो एक तरीके का ज्योमेट्रिक शेप बनाने के लिए, जैसे कुछ ज्योमेट्रिक ये ट्रायंगल बना दिए, कुछ सर्कल बना दिए, कुछ एक तरीके का रेक्टेंगल बना दिए। तो कुछ ज्योमेट्रिक शेप बनाने के लिए कुछ पेड़ पौधे, कुछ मछलियों का उपयोग, ये उसमें काले रंग का यूज किया जाता था। ओके, तो ये मेन कौन सा था? रेड कलर का यूज हड़प्पन के टाइम में पोएट्री, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए यूज होता था। नेक्स्ट ये पूछ रहा आपका ऋग्वेद का जो 9th मंडला है, 9वां मंडल पूरी तरह से किस देवता को समर्पित है? द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू विच डाइटी? तो बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन से? सोम। क्या? तो सोम जो थे, सोम देवता, उनको पूरी तरह से समर्पित थे। तो ऋग्वेद में जो है, जो 9th मंडल की बात हो रही है, उसमें पूर्ण रूप से सोम देवता के बारे में बात की गई है, और उनसे संबंधित जो है भजनों के बारे में भी 9th मंडल में, भजनों के बारे में भी 9th मंडल में बात की गई है। ओके, तो कौन से हो जाएंगे? सोम। सोम का अर्थ होता है, सोम का अर्थ होता है एक विशेष रूप से, उस समय क्या था ना, एक विशेष रूप की प्लांट होती थी सोम, यानी एक प्लांट था सोम का, उसका रस निकाला जाता था, जिसे आर्य अपने यज्ञों और अनुष्ठान जो होते थे ना, उसके दौरान देवताओं को अर्पित करते थे और स्वयं भी ग्रहण करते थे, और उसी के नाम पे ना ये सोम पड़ा। ऋग्वेद के अनुसार सोम वनस्पति हिमालय की मुंजवत चोटी पर पाई जाती थी। तो ये आपका 9th मंडला में ऋग्वेद में सोम देवता के बारे में। और सोम क्या था? सोम जैसे अभी हमने एक बार और मैं डिटेल में बता देता हूं। उस समय ना एक प्लांट को होता था, और उस प्लांट के रस को निकाला जाता था, और यह मान्यता थी कि उस प्लांट के रस को अगर देवता को चढ़ाया जाए पूजा में, या हम किसी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो देवता प्रसन्न होते थे, और देवता को चढ़ाने के साथ साथ खुद भी उस समय के लोग ग्रहण करते थे। तो ये एक प्रकार का प्लांट था जो कहां? हिमालय में
पाया जाता था एंशियंट पीरियड से। तो ये सोम आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक तो जो पूरी तरह से जो सोम एक देवता यानी भगवान शिव के भी बारे में है और एक प्लांट के भी बारे में, ये जो नौवा जो मंडल है ना ऋग्वेद का, उसमें पूरी तरह से ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हम लोग। हाँ, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र व्हाट वाज द नॉर्मल रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू? धर्मशास्त्र के अनुसार भू राजस्व की समान दर उस समय क्या थी एंशिएंट टाइम में? ये आप लोगों को बताना है, तो आंसर कीजिए इसका। तो इसका था 1/6। जो 6 का जो पहला भाग था, यह आपका भू राजस्व की समान दर उस समय मानी जाती थी। धर्मशास्त्र और स्मृतियों के अनुसार राजा को प्रजा की रक्षा के बदले उनको उपज का 6ठा भाग कर के रूप में देने का अधिकार था। यानी जो वहां पे प्रजा थी उनकी रक्षा क्या है, राजा के द्वारा किया जाता था, क्योंकि राजा के पास सैनिक था, हर एक साधन थे, इसलिए उनको रक्षा के बदले उनको जो एक का जो 6ठा का पहला 6वां भाग जो है ना 1/6 भाग, आप जो प्रजा था, प्रजा को राजा के टैक्स के रूप में अदा करना पड़ता था ताकि राजा जो है उनकी रक्षा कर सके। इस जो भू राजस्व लैंड रेवेन्यू को प्राचीन काल में भाग कहा जाता था और इसी कारण राजा को सठभागीन कहा जाता था, यानी उपज के 6ठे हिस्से का अधिकार। तो ये भी एक टर्म यहां पे राजा को ना सठभागीन भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि राजा जो होता था वो उपज के 6ठे भाग का ना वो एक तरीके से हकदार होता था, इसलिए उसे सठभागीन भी कहा जाता था। ओके, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिए कि लैंड रेवेन्यू उस समय जो धर्मशास्त्र में मेंशन है उसके हिसाब से 6ठा भाग जो है वो लैंड रेवेन्यू के तौर पे प्रजा राजा को दिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी इज नॉट मेंशन इन द संगम लिटरेचर? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी डायनेस्टी है जो आपको जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो चलिए पहले तो ऑप्शन पढ़िए आप लोग। पहला चेरा डायनेस्टी, फिर चोला डायनेस्टी, पांड्या एंड पल्लव डायनेस्टी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा पल्लव डायनेस्टी। जो संगम लिटरेचर था ना, संगम लिटरेचर क्या था? एक तरीके का आपका एंशियंट लिटरेचर था जो साउथ इंडिया में प्रेजेंट था। तो यह एक प्राचीन भारत का साहित्य था जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रमुख तमिल राजवंशों का उल्लेख मिलता है। ओके, कौन कौन से? तो संगम लिटरेचर में मेन 3 का उल्लेख मिलता है। एक तो आपका मिलता है चेरा डायनेस्टी का, चेरा डायनेस्टी, सेकंड में आपको मिलता है चोला डायनेस्टी एंड थर्ड में मिलता है आपको पांड्या डायनेस्टी। तो जो चेराज थे ना वो केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में उनका शासन चलता था। जो चोलाज थे उनको मेन रूप से जो कावेरी क्षेत्र का जो डेल्टा एरिया है ना वहां पे उनका राज्य देखने को मिलता था। और जो पांड्या थे उनका जो क्षेत्र था वो मदुरई के कुछ पार्ट में उनका क्षेत्र था। तो ये तीनों जो था, ये तीनों मेंशन आपको संगम लिटरेचर में देखने को मिलेगा। और ये पल्लव डायनेस्टी थी, उसका जो मेंशन संगम लिटरेचर में नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पे नॉट मेंशन की बात हो रही थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो अगर पढ़ा होगा कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनके जो भी इवेंट थे उसकी घटनाएं किस किस आपको चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो ये बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन सॉल्व हो सकता था। तो बर्थ की अगर बात करें तो बर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बर्थ जो है आपका प्लेसेस देख लीजिए आप, ये तो इजी क्वेश्चन है, प्लेसेस के बारे में पूछ रहा। तो भगवान बुद्ध का बर्थ, गौतम बुद्ध का, ये आपका कहां हो जाएगा? लुम्बिनी। उसके बाद इनलाइटेनमेंट कहां पे मिला? एनलाइटेनमेंट इनको बोधगया में मिला, करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट सरमॉन की बात हो रही है, तो फर्स्ट सरमॉन कहां पे हो रहा? तो फर्स्ट सरमॉन आपका सारनाथ एंड द महापरिनिर्वाण यानी ज्ञान। उन्होंने अपना शरीर कब छोड़ा? तो कुशीनगर में। कहां छोड़ा? तो कुशीनगर में। ये तो ऑप्शन बीपीएससी ने पूरा मतलब सामने ही सामने दे रखा था। तो 1 का ए,
2 का बी एंड 3 का सी एंड 4 का डी। ओके, तो ये प्लेसेस के बारे में थे, ये आपको बिल्कुल पता ही होगा। जन्म लुम्बिनी में होता है, ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है तो बोधगया में, प्रथम उपदेश कहां देते हैं तो सारनाथ, एंड महापरिनिर्वाण कहां तो कुशीनगर। इजी था क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य प्लेसेस एट पाटलिपुत्र वाज मेनली मेड अप ऑफ, यानी कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से किससे बना था। ये भी बीपीएससी ऐसी भी क्वेश्चन पूछती है ऑनलाइनर। तो ये सिंपल क्या था उस समय, अगर आप लोग अनुमान भी लगाए तो आप लोग एक तरीके से लगा सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में उस समय ब्रिक्स स्टोन तो यूज हो नहीं सकता, तो वुड, तो मेनली जो है ना ये वुड से निर्माण कराया गया था उस समय पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य के महल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी दशरंज वॉर, दशराज्य वॉर जो है वो किस नदी घाटी के तट पर लड़ा गया था। ये भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना पुरुषनी। तो पुरुषनी रिवर के जो नजदीक है ये वॉर लड़ा गया था, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग। ओके, तो ऋग्वैदिक काल में जो है ना वो पुरुषनी नदी, और आज जो पुरुषनी नदी है ना उसको जाना जाता है रावी नदी के नाम से। आपने सुना होगा रावी नदी। तो आज का रावी नदी उस समय जो ऋग्वैदिक काल में इसको पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। यह युद्ध भारत के जन के राजा सुदास, ये माना जाता है कि ये जो युद्ध है ये उस समय भारत जन जो था, भरत जन एक तरीके के अलग कम्युनिटी टाइप थे, जो जन उस समय बना करता था उसके जो भारत जन थे उनके जो राजा हुआ करते थे सुदास, और यही भरत जैन के नाम पे ही जो कम्युनिटी थी ये हमारा देश का नाम भारत पड़ा है, तो ये ध्यान में रखिए। तो उस समय जो भरत जैन थे उसके जो प्रमुख राजा थे सुदास, सुदास और अन्य 10 राजा, जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य कबीले में के बीच लगभग लड़ा गया था। और इसमें जो है इसमें भीषण युद्ध होता है और राजा सुदास की जीत होती है, जिससे भरत वंश का वर्चस्व स्थापित होता है, और इसी भरत कबीले के भी नाम पे हमारा देश भारत पड़ा था। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, किस नदी, तो पुरुषनी नदी, आज ऋग्वैदिक काल का पुरुषनी नदी ही आज का रावी नदी है। तो ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था। फिर ये किसके किसके बीच हुई थी, तो जो भरत उस समय जो कम्युनिटी क्लैन थे, भरत कबीले के जो प्रमुख शासक थे जिनका नाम था सुदास, सुदास उनके और 10 अलग राजाओं के बीच ये युद्ध हुई थी, जिसमें सुदास विजयी होते हैं और इन्हीं जो भारत कबीले के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंडला ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के डाला क्योंकि बीपीएससी क्या है ना, बीपीएससी क्या करती है, एक क्वेश्चन को अलट पलट के ऐसे ही बता देती है। अगर हम लोग पीछे एक क्वेश्चन को मैं दिखाऊं तो ये हमने क्वेश्चन क्या पूछा था बीपीएससी ने, देखिए, द 9th मंडला ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू विच डाइटी। तो इसमें सोम था, ध्यान में आया आप लोगों को। और ये वाला क्वेश्चन क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं बस घुमा दिया, इसलिए मैंने जानबूझ को डाला कि अब इसमें मंडल की बात हो रही है कि कौन से मंडल जो है सोम को डेडिकेट है, तो कौन सा मंडल, तो 9th मंडल। और एक्सप्लेनेशन वहां पे हमने अच्छे से कर रखा है कि 9th मंडल में ये मेंशन है। और सोम क्या था, तो उस समय का एक प्रकार का वनस्पति हुआ करता था जो हिमालय पे पाया जाता था, उसका रस का महत्व होता था। कोई भी अगर आप पूजा पाठ करते हो तो उस समय जो है उस रस का उपयोग किया जाता था भगवान को चढ़ाने के लिए भी, और खुद जो है उसका यूज भी किया करते थे जो उस समय के लोग थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, द गुप्ता पीरियड वाज द व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये पूछा था बीपीएससी ने कि गुप्त काल में जो है भू राजस्व की दर क्या थी। ओके, तो गुप्त काल में भू राजस्व की दर कितनी थी, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो भू राजस्व के टाइम में ना उस समय 1/6 हिस्सा था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1/6।
तो अगर इसकी बात करें तो गुप्त काल के समय में भी ना जो लैंड रेवेन्यू की बात थी ना, वो लैंड रेवेन्यू आपका 1/6 था। 1/6 जो हिस्सा था वो लैंड रेवेन्यू के तौर पे प्रजा के द्वारा राजाओं को यानी गुप्त शासकों को दिया जाता था। आगे बढ़ते हम लोग। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बीपीएससी ने पूछा था, ये आपका पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट इंक्लूडेड इन एम्पायर ऑफ अशोका। ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो था अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो आप लोग को इसका जवाब देना था, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका ऐसा था जो उस समय एम्पायर जो अशोका का जो बोलते हैं द अशोका द ग्रेट एम्पायर, तो उसकी जो अगर हम लोग एक्सटेंशन देखें तो श्रीलंका पे जो है अशोका ने रूल नहीं किया था। अगर साम्राज्य की सीमा की बात करें अशोक की, तो अशोक का साम्राज्य जो था आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में गुजरात और पूर्व में बंगाल तक फैला था। अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहां पे हो जाएगा अफगानिस्तान, एक मैं मार्क कर देता हूं, अफगानिस्तान से लेकर के अगर दक्षिण में हम लोग बात करें तो दक्षिण में आपका कर्नाटका, अगर पूरब में बात करें तो पूरब में ये आपका फैला था बंगाल, कलिंग सहित बंगाल के क्षेत्र में। ये इतना फास्ट जो था ना, ये अशोका का एम्पायर था, गुजरात लेकर के सब इसमें जो आपके थे। मेन जो श्रीलंका जो था ना, श्रीलंका पे कभी अधिकार नहीं कर पाए थे अशोक, लेकिन बाद में ना श्रीलंका के साथ उन्होंने संबंध सुधारा और इसी कड़ी में अशोक का साम्राज्य का तो हिस्सा नहीं था बल्कि एक स्वतंत्र मित्र राष्ट्र था। श्रीलंका से हमेशा जो है मित्र राष्ट्र की तरह संबंध रखा था अशोक ने। और धर्म प्रचार जो हुआ था, जब अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उसके प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और जो उनकी पुत्री थी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो ये आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और उस समय एक श्रीलंका के राजा भी थे जिनका नाम था तिस, ये तिस राजा का नाम था। और ये तिस राजा जो था ना, वो अशोक ने धर्म से परिवर्तित होकर खुद को देवनाम प्रिय के उपाधि से भी नवाजा था। तो तिस ने जो है क्योंकि अपना धर्म परिवर्तन किया था अशोक ने, तो उनको खुद को देवनाम प्रिय की उपाधि से भी नवाजा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था बीपीएससी ने, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ विच रूलर। यानी कि जो तीसरी बौद्धिक संगति हुई थी किस शासक के शासन काल में आयोजित की गई थी, बताइए आप लोग। तो इसका तो मैं बता देता हूं। देखिए, जो फर्स्ट हुआ था ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा, ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु। और कहां हुआ था? तो ये आपका हुआ था राजगृह। सेकंड जो हुआ था ना, सेकंड हुआ था ये आपकी कलाशोक के शासनकाल में हुआ था और ये हुआ था वैशाली में। जो थर्ड हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, ये आपको हुआ था अशोक के रीजन में। और ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ये हुआ था आपका कनिष्क के शासनकाल में। और ये कहां हुआ था? ये हुआ था आपका कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। ओके, तो ये इसमें क्या पूछा है आपका? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुआ था, किसके शासनकाल में? तो दैट इज अशोका। और कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये पूछा था हु वॉज द ऑथर ऑफ संस्कृत ड्रामा स्वप्न नवासदाता। ठीक है, तो ये किसके द्वारा रचित है? तो ये आपका रचित है बाई कालिदास। ओके, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज भाषा। भाषा के द्वारा जो है ये स्वप्न वस्वदत्त की रचना की गई थी।
ये नाट्य जो था ये वत्सराज उदयन और अवंती की राजकुमारी वासोदाता की प्रेम कहानी और उनके पुनर्मिलन पर आधारित थी। तो भाषा के द्वारा जो है ना ये स्वप्न वसुदाता की रचना की गई थी, जिसमें उदयन जो थे राजा और अवंती की जो पुत्र थी वासोदाता वासोदाता उनकी प्रेम प्रसंग के बारे में बात की गई थी भाषा के द्वारा। तो इसके लेखक कौन थे? तो लेखक थे भाषा। नेक्स्ट, इसमें यह पूछा जा रहा था, बीपीएससी ने पूछा था, द फेमस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विच रूलर, यानी कि जो प्रसिद्ध हाथी गुफा अभिलेख है किस शासक से संबंधित है? तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो ये आपका खारवेला से संबंधित है। ठीक है, तो खारवेला कलिंग, अब खारवेला क्या है इसके बारे में भी थोड़े हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो शासक थे उस समय खारवेल, वो आपका आधुनिक उड़ीसा में, जो खारवेल कलिंग थे ना, वो आधुनिक उड़ीसा जो अभी है इसका नाम पहले खारवेल कलिंग होता था। जो खारवेल किसके शासक थे? तो कलिंगा डायनेस्टी जो आधुनिक उड़ीसा में पड़ता है आपका, और उस समय जो थे सबसे चेदी वंश के महान राजक माना जाता थे। तो चेदी डायनेस्टी के महान शासक माना जाता था किसको? खारवेल को, और उन्हीं के द्वारा ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन एसोसिएट किया जाता है। यह शिलालेख जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों की हाथी गुफा में स्थित मिलेगी आपको। कहां मिलेगी ये इंस्क्रिप्शन? आपको मिलेगी भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी, उसके पास उदयगिरी पहाड़ियों में आपको अभिलेख देखने को मिलेगा। और ये जो अभिलेख है ना ये आपको प्राकृत भाषा और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई मिलेगी। ब्रह्मी लिपि में लिखी हुई है। कौन सी? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ओके, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर इसमें बात करें ना तो इसी अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है ना खारवेला का, इसी में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द फॉलोइंग ऑल्सो नॉन एज चालकोलिथिक एज, ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसे ताम्रपाषाण के नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग बताइए किसको? तो ये आंसर हो जाएगा कॉपर एज। कॉपर एज सिंपल है, चालकोलिथिक। चालकोलिथिक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मिला है चालको और एक मिला है लिथिक। तो चालको का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ये भी अगर थोड़ा दिमाग लगाया ना तो ये इजी इजी क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है, तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चालकोलिथिक एज को और कॉपर एज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें मेन रूप से अगर बात करें ना तो कॉपर एंड स्टोन दोनों के को मिला करके और उस समय हथियार वगैरह जो भी है उसका निर्माण किया जाता था। तो ये कौन सा हो गया? चालको लिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज कॉपर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यह पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ मगध वाज कंटेम्पररी टू अलेक्जेंडर, यानी उस समय कौन से ऐसे मगध के राजा थे जो सिकंदर महान के समकालीन थे? चलिए बताइए, तो कौन से थे? तो ऑप्शन डी, दैट इज धनानंदा, यानी धननंद। तो धनानंद जो थे मगध के एम्पायर, जो सिकंदर महान था, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसके समकालीन थे। अलेक्जेंडर ने जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे आपका 326 बीसी में अटैक करता है। और उस समय जो थे नंदा डायनेस्टी की रूल चल रही होती थी भारत में। और नंदा डायनेस्टी क्योंकि उस समय रूल में थी और उस समय राजा कौन थे? धनानंद थे, इसलिए वो उनके कंटेम्पररी हो जाते हैं। लेकिन धनानंद की जो पावरफुल आर्मी थी उसने कहीं ना कहीं उनको गैंगेटिक प्लेन तक रोकने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई।
तो जो एलेक्जेंडर ग्रेट थे वो आपका 326 बीसीई में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अटैक करते हैं इंडिया के, लेकिन धनानंदा की एक कुशल नेतृत्व ने उनको गैंगेटिक प्लेन जो था वहां उसको क्रॉस नहीं करने दिया और उनको वापस ही वहां से भेज दिया। तो जो एलेक्जेंडर द ग्रेट थे धनानंदा से बहुत ही प्रभावित भी हुए थे। तो कंटेम्पररी हमारा था क्वेश्चन, किसके कंटेम्पररी थे? तो धनानंदा। और डायनेस्टी पूछ ले तो भाई नंद डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, क्योंकि नंदा डायनेस्टी का ही तो राजा है धनानंदा। ठीक है, नेक्स्ट ये पूछ रहा आफ्टर मौर्य एम्पायर विच ऑफ द विच डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो ये पूछा जा रहा है, सिंपल है, मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन से ऐसे डायनेस्टी जो है ये आपका एस्टैब्लिश हुआ, स्थापना हुआ, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो सुंगा डायनेस्टी। सुंग वंश की स्थापना किसके बाद होती है? मौर्य डायनेस्टी के बाद। अब ये घटना कब की है? ये घटना है आपकी 185 बीसी की घटना है, जब मुगल वंश का जो मौर्य वंश का जो लास्ट शासक होता है जिसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ उसका असैसिनेशन हो जाता है, किसके द्वारा? तो उसका जो जनरल रहता है पुष्यमित्र शुंग, यानी बृहद्रथ के जो जनरल रहते हैं, मिलिट्री का जो हेड रहता है, उसी के द्वारा बृहद्रथ कौन थे? जो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, अंतिम शासक की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? उनके जनरल के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंगा। और पुष्यमित्र शुंगा ने उनका मर्डर करने के बाद खुद सत्ता पे बैठ जाता है, फिर गद्दी पे बैठ जाता है और शुंगा डायनेस्टी की नींव रखता है। कहां पे? तो मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर। ओके, मगध क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये पूछ रहा कि इसमें कौन सी ऐसी फिलॉसफी है ना जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान उनकी मानना नहीं है, उनका दोनों का बिलीव जो है थोड़ी अलग है। तो कौन सी है? तो एक चीज है जो हम लोग बोल सकते हैं कि बौद्ध और जो बुद्धिज्म है ना उनमें थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलती है, और वो डिफरेंस किसमें है? तो ये डिफरेंस आती है बिलीव इन वेदाज, ऑप्शन डी। यानी कि जो वेदों में विश्वास है ना वो जैनिज्म और बुद्धिज्म में अलग अलग है। दोनों अगर धर्म की बात करें, दोनों संप्रदाय की बात करें तो वो कर्म पे बिलीव करते हैं, कर्म में विश्वास दोनों का था, तो ऑप्शन 1 तो सही है। उसके बाद उन्होंने पुनर्जन्म में भी वो लोग विश्वास दिखाते थे, उन लोगों का मानना था कि हाँ पुनर्जन्म का जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं सही है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों बिलीव करते थे इन रीबर्थ। उसके बाद अहिंसा, नॉन वायलेंस के भी बहुत ही सपोर्टर थे। लेकिन जो वेद है उस पे जो है दोनों बिलीव नहीं करते थे। ओके, तो वो जो है जो वेद है उनको बोलते थे नहीं, हम लोग को वेदों में विश्वास नहीं है। दैट्स वाई अगर ये बोले तो दे बोल सकते हैं दे डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, यानी वेदा में उनको विश्वास नहीं था। तो ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। ये पूछ रहा है विच पोएट रोट द इपिक कुमार संभवम। ओके, तो चलिए बताइए आप लोग इसका। कुमार संभवम हैड बीन रिटन बाय होम? कालिदास। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कालिदास। कालिदास के द्वारा जो है ये आपका कुमार संभवम लिखा गया था। अगर इसकी बात करें तो कुमार संभवम की बात करें तो कुमार संभवम आपको संस्कृत में लिखा गया था। किस लैंग्वेज में? तो अगर पूछे बीपीएससी तो ये लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में, और ये डिस्क्राइब करता था बर्थ ऑफ कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन थे? तो कार्तिकेय भगवान शंकर के बड़े वाले पुत्र। तो ये बताता है बर्थ ऑफ कार्तिकेय एंड मैरिज ऑफ सीयू
भगवान शिव एंड पार्वती। तो ये जो कुमार संभवम जो कालिदास के द्वारा रचित है, ये तो सबसे पहले संस्कृत में उन्होंने लिखा था। और ये अ, भगवान शिव और जो माता पार्वती उनके शादी, और उसके बाद जो भगवान कार्तिकेय है उनके बर्थ के बारे में ये कुमार संभवम में कालिदास के द्वारा मेंशन किया गया है। ये कुमार संभवम जो है, ये भी माना जाता है कि ये एक तरीका ग्रेटेस्ट क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है। ग्रेटेस्ट क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर भी ये कुमार संभवम को माना जाता है। अगर कालिदास की बात करें ना, तो कालिदास एसोसिएट किस वंश के साथ थे? अगर कंटेम्पररी कोई पूछे, बीपीएससी एग्जाम में पूछे, तो ये गुप्ता जो वंश था, गुप्ता पीरियड के कंटेम्पररी थे, और गुप्ता पीरियड के एसोसिएट भी कालिदास थे। ओके, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 28। आफ्टर द शुंगा डायनेस्टी विच डायनेस्टी रूल्ड इन मगध? ये पूछ रहा है कि मगध में शुंग डायनेस्टी के बाद कौन से वंश ने शासन किया। तो देखिए, मैं एक यहाँ ना लिस्ट बना देता हूं। वैसे आप लोग को बिल्कुल पता होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो हर एक चीज यहाँ पे बताना बनता है। तो सबसे पहले तो आपका मगध में जो है हर्यंक डायनेस्टी का गठन होता है। हर्यंक डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन थे? तो जिसके फाउंडर थे बिंबिसार। बिंबिसार। फिर उसके बाद गठन होता है आपका किसका? शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का गठन होता है, जिसके फाउंडर थे स्वयं शिशुनाग। फिर किसका गठन होता है? फिर होता है नंद डायनेस्टी, यानी नंदा डायनेस्टी का गठन होता है, जिसके थे फाउंडर महापद्मनंदा। महापद्मनंदा। उसके बाद गठन होता है आपका मौर्य डायनेस्टी का। मौर्य डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद होता है शुंगा डायनेस्टी, जिसपे बीपीएससी ने अभी हमने 1-2 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया। शुंगा डायनेस्टी का गठन होता है। उसके बाद इसके फाउंडर कौन होते हैं? फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग या शुंगा, जो बोलो आप। उसके बाद कानवा डायनेस्टी का गठन होता है। कानवा डायनेस्टी आती है, जो मगध पे रूल करती है, और इसके फाउंडर होते हैं वसुदेव कानवा। वासुदेव कानवा। उसके बाद जो है सतवाहना डायनेस्टी आती है। सतवाहना डायनेस्टी, और जिसके जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं सिमुक। सिमुक। और उसके बाद जो है छोटे छोटे रीजनल जो है वो डायनेस्टीज में फॉर्म होती है। रीजनल छोटे छोटे लेवल पे, इतने वास्ट जो एम्पायर नहीं रह जाता मगध एम्पायर, और छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे रूलर जो है वो रूल करना चालू कर देते हैं, और वहीं से जो है मगध एम्पायर के पतन की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य डील्स विथ। ये क्वेश्चन पूछ रहा कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो बताइए आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी। तो इजी था, आप लोग बिल्कुल एलिमिनेट। धर्म और रीति रिवाज से तो बिल्कुल नहीं था। उसके बाद अगर काव्य और साहित्य भी नहीं है, चिकित्सा से तो बिल्कुल नहीं था। तो राजकाज और वहां जो स्टेट क्राफ्ट और एडमिनिस्ट्रेशन था, कि मौर्य पीरियड में कैसे एक स्टेटमैन क्राफ्ट तैयार किया जाए, जो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को एक तरीके से फ्लरिश करके और इतना बड़ा एम्पायर बनाने में हेल्प किया, और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे एक बढ़िया रूप से चलाया जाए, तो इसके लिए ही अर्थशास्त्र बुक उन्होंने लिखा था। और जो सिंपल इसका आंसर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उसकी और बात करें ना, तो अर्थशास्त्र आपका डील करता है मेनली 2-3 चीज। पहला तो यह है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस उस समय जो है कैसे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिनेरियो इमर्ज होते हैं, कैसे उसको टैकल करना है, ये सब जो है आपको कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में चीजें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिखाई जाती है।
बताई गई है। दूसरा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अगर तीसरी बात करें तो तीसरी इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन के भी बारे में, इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन, और टैक्सेशन के बारे में भी इस अर्थशास्त्र में पूरे डिटेल में बात की गई है। और लास्ट में अगर बात करें तो डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी के भी बारे में, इस अर्थशास्त्र के बारे में बात की गई। तो बीपीएससी बिल्कुल पूछ सकता है, जैसे अगर स्टेटमेंट क्राफ्ट ऑप्शन में दिया था, मान लीजिए ये दो ऑप्शन दे देता कि इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, और यहां पे एक ऑप्शन बढ़ा देता भाई ए एंड बी, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में ये कर देता बी एंड सी, वैसे कर देता तो फिर आप लोग को, और बिल्कुल इसमें जो कॉन्सेप्चुअल वाइज जब 70 जो बीपीएससी हुआ था 17वीं से, बिल्कुल अगर और बात करें तो 69 से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगा है बीपीएससी, तो इसमें ये पूछ सकते था दो तीन ऑप्शन सेम देकर के, और दोनों या इसमें से एक दो ऐसे करके ऑप्शन क्रिएट कर सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो अर्थशास्त्र है नॉट ओनली रिलेटेड विथ स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट ऑल्सो डील्स पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी एज वेल। तो इतने सारे जो है ना कोर को कवर अर्थशास्त्र करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच किंग वाज गौतम बुद्ध फर्स्ट डिपेक्टेड इन ह्यूमन गॉड लाइक फॉर्म, यानी कि किस राजा के शासन काल में गौतम बुद्ध को पहली बार मानवीय देवतुल्य रूप में चित्रित किया गया था। तो बताइए आप लोग इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग कनिष्क, ऑप्शन बी। तो कनिष्क ऐसा राजा था ना जिसमें पहली बार भगवान बुद्ध को ना भगवान के रूप में दिखाया गया था, और कनिष्क ही था जिसके रेजीन में आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जैसा हमने पीछे अभी डिस्कस किया। तो गौतम बुद्ध को मानव रूप मूर्ति में पहली बार जो कुषाण शासक था, कनिष्क कौन सा था, कुषाण शासक था, और इसी ने पहली बार मानव रूप यानी मूर्ति के रूप में भगवान बुद्ध को दर्शाया था। इससे पहले भगवान बुद्ध को अनाकार परंपरा प्रचलित थी, अनाकार। उससे पहले कनिष्क ने पहले एक आकार दिया, उससे पहले अनाकार चीजें होती थी। अनाकार का मतलब क्या है कि जिनका कोई आकार ना हो, ये परंपरा प्रचलित थी, जिसमें बुद्ध को सीधे मानव के रूप में कभी दिखाया नहीं जाता था, उनके जगह प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। जैसे अगर भगवान बुद्ध के बारे में बताना तो उनके जो प्रतीक है, जैसे धर्म चक्र हो गया, जैसे धर्म चक्र हो गया, उसके बाद उनके पद्य चिन्ह हो गए, पद्य चिन्ह हो गए, बोधि वृक्ष हो गया, बोधि वृक्ष हो गया। तो ये सब चीजें पहले सिंबलाइज किया जाता था, उनके जो प्रतीक को है वो दिखाया जाता था। लेकिन जो कुषाण जो रूलर था कनिष्क, जिसके अंडर ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कहां पे, तो जम्मू कश्मीर में, कुंडलवन, याद होगा हमने पहले डिस्कस किया। तो उसी ने पहली बार ना अनाकार रूप देना चालू किया, यानी भगवान बुद्ध का ना मूर्ति का प्रचार करना चालू किया। उससे पहले उनके चिन्ह का ही पूजन हुआ करता था। और उसी के काल में, कुषाण काल में ही अगर हम लोग बात करें ना, तो कुषाण पीरियड में ही हमको द ग्रेट स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलता है। मेनली दो, कौन से, तो पहला तो है आपका द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, और दूसरा जो है ये देखने को मिलता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आर्ट के क्षेत्र में भी जो है ना कनिष्क का बहुत ही बड़ा योगदान है, और मेन रूप से अगर बात करें तो कुषाण जो डायनेस्टी है ना उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान देखने को मिलता है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल कहीं बीपीएससी रिपीट ना कर दे। तो ये इतने सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हमारा हो गया, इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो ये पार्ट 1 है। उसके बाद जो है
जितने भी एंशियंट अभी बहुत सारे बाकी हैं, तो उसको हम लोग फिर आने वाले वीडियो में पार्ट 2, अगर 2 पार्ट में हो पाए तो 2 पार्ट में, नहीं तो 3 पार्ट में भी इसको डिस्कस कर देंगे, ताकि एक आपको पता चले, कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन से पहले एक पता होना चाहिए कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। सो जुड़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुगेल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज तक के बीपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसका जो लिंक है पार्ट 1 का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे आई बटन पे भी आपके वीडियो के ऊपर मिल जाएगा, वहां से आप लोग पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 जरूर देखिए, क्योंकि इसमें एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस टाइप से जो है बीपीएससी प्रीलिम्स में एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। ठीक है, 30 उसमें जो पार्ट 1 है मैंने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो ये 31 से होगा। इसमें बीपीएससी ने ये पूछा था, वेयर वॉज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड इन 6th सेंचुरी बीसी, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का जो प्रथम गणराज्य था उसकी राजधानी क्या थी। ये कैपिटल के बारे में पूछा है। तो उसकी कैपिटल कहां थी, तो उसकी कैपिटल थी आपकी वैशाली में। ओके, तो ये कौन सा फेडरेशन था, तो ये आपका जो फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ये बोला जाता है वज्जी फेडरेशन। ठीक है, वज्जी फेडरेशन को माना जाता है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा वजी फेडरेशन की एग्जिस्टेंस 6th सेंचुरी बीसी में। ओके, वहां जो है ना, वहां एक प्रकार से गण संघ सिस्टम राज किया करती थी। कौन सा? गण और संघ, यानी गण संघ सिस्टम कार्य किया करती थी, और उनके ही अध्यक्षता में वहां पे जो एक प्रकार से रूल किया जाता था और उस क्षेत्र को गवर्न किया जाता था। उसमें जो है जितने भी लीडर्स थे उनको कलेक्टिव रूप से, यानी कि एक मत लेकर के एक मीटिंग बैठती थी, एक आम सभा टाइप का, और फिर वहां पे एक प्रकार का डिसीजन लिया जाता था। इसलिए जो है ना, वहां पे कोई किंगशिप वाली फॉर्मूला थी नहीं, इसलिए उसको एक तरीके से फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। किसको? तो ये वाजी फेडरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं वाजी कन्फेडरेशन, और जिसकी राजधानी कहां थी? जिसकी राजधानी थी आपको वैशाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें ये बीपीएससी ने पूछा था, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। ये पूछा है कि ये इतने सारे जो लेखक दे रखे हैं नाम, भाषा, उसके बाद शुद्रका, विशाख दत्ता एंड अश्वघोष, इसमें यह पूछा है उसने कि चंद्रगुप्त मौर्य की कौन सी पुस्तक प्रमुखता से आता है। तो इसका नाम है आपका विशाख दत्ता। तो ये कौन से लेखक थे? विशाख दत्ता। उन्होंने कौन सी रचना की थी? तो उन्होंने रचना की थी मुद्रा राक्षस। अगर आप लोग को पता हो कौन सा मुद्रा राक्षस, बाई किसके द्वारा? बाई विशाख दत्त के द्वारा। यह ग्रंथ जो है मुख्य रूप से इस बात का विवरण देता है कि कैसे चाणक्य ने अपने कूटनीति से नंद वंश का विनाश किया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पे बैठाया, यानी कि नंद वंश को कैसे हरा करके और मौर्य वंश की स्थापना मगध पे किया। इस चीज की यहां पे इस मुद्रा राक्षस कि जो बुक है विशाख दत्त के द्वारा जो लिखी गई है, तो इस बुक में इस चीज का उल्लेख किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है ना हम लोग पूरे डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि जो भी थोड़े बहुत फैक्ट है वो छूटे ना। सिर्फ हम लोग को टिक कर देना कि इसका आंसर ये होगा, ये सही नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे फैक्ट जो हम लोग जानेंगे ना, उस पर भी बेस बीपीएससी क्वेश्चन बना देती है। तो इसलिए हम लोग पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन, यानी ये आपसे पूछ रहा पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण कहां उपलब्ध है। तो ये 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़िए। अर्थशास्त्र,
इंडिका, राजतरंगिणी एंड हर्षचरिता। तो ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। तो इंडिका जो बुक है ना, उसमें आपको पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है। अब इंडिका जो है, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखा गया था। ये मेगास्थनीज कौन थे, तो एक ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने ही इंडिका बुक को लिखी थी। इस किताब में उन्होंने पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद पाटलिपुत्र की सिटी प्लानिंग, उसके बाद वहां की जो है म्यूनिसिपल सिस्टम, ये सब के बारे में पूरे डिटेल में अपने बुक इंडिका में बताया था। ओके, तो इंडिका ये ध्यान में रखना किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे, तो ये शासनकाल में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये पूछा था बीपीएससी ने, सीता लैंड इन द अर्थशास्त्र स्टैंड फॉर, यानी कि जो कौटिल्य, जो चाणक्य कौटिल्य उन्हीं को बोला जाता है, उनके द्वारा जो लिखा हुआ बुक था अर्थशास्त्र, उसमें एक लैंड का जिक्र हुआ था जिसे सीता लैंड कहा जाता था। अब ये क्वेश्चन में बीपीएससी ने पूछा था कि ये सीता लैंड का मतलब क्या है। आपका ऑप्शन था टेम्पल लैंड्स को सीता लैंड बोलते हैं, या प्राइवेट लैंड्स ऑफ पीजेंट, किसानों की निजी भूमि को, या राज्य के स्वामित्व वाली भूमि, ये स्टेट ऑन लैंड को, या फॉरेस्ट लैंड को। कौन से ऐसे लैंड है जिसको सीता लैंड बोलते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो सीता लैंड का जिक्र किया था, इसका मतलब था आपका डायरेक्ट लैंड्स विच इज ऑन्ड बाय द स्टेट, जो स्टेट के कंट्रोल में डायरेक्ट होता था। और उस लैंड पे क्या होता था, ये तो स्टेट ऑन्ड होता था, यानी स्टेट के डायरेक्ट स्वामित्व में होता था। और उस पे जो है वहां के पीजेंट लेबर्स और जो स्टेट वर्कर होते थे, वो काम करते थे उस लैंड पे, और फिर फसल उगा करके, और उसके जो भी आते थे फसल से क्रॉप्स, ये सब स्टेट को ये लोग डायरेक्टली दिया करते थे। ठीक है, तो इससे जितना भी प्रॉफिट होता था वो डायरेक्ट जो रॉयल ट्रेजररी होता था, यानी जो स्टेट का ट्रेजररी खजाना होता था, वहां पे ये सीधे चला जाता था, ये जितने भी ये लैंड से जितने भी इनकम्स होती थी। तो सीता लैंड रिलेटेड टू स्टेट ऑन लैंड, यानी राज्य की स्वामित्व वाली भूमि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थड एट, ये पूछ रहा हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया था। और वो जल प्रणाली जो है, ये 4 ऑप्शन दिया था बीपीएससी ने, कौन सी ऐसी जगह थी जहां आपको एक तरीके का एडवांस लेवल ऑफ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये धौलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। और वहां पे एक बहुत ही एडवांस लेवल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिला था, जो एक तरीके का लार्ज वाटर रिजर्वायर था, जहां पे जो है बहुत ही बड़े बड़े, एक तरीके का आप ऐसे समझ सकते हैं पॉन्ड्स यानी तालाब का निर्माण कराया गया था। उसके बाद जो है आपको डैम्स और कैनाल बनाए गए थे, डैम्स और कैनाल की भी कंस्ट्रक्शन कराई गई थी धौलावीरा में। और एक वेल प्लान्ड, आपका वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम आपको धौलावीरा में देखने को मिलता है। ओके, और धौलावीरा क्या है, तो गुजरात में। तो ये सब फैक्ट आपको बिल्कुल जानना चाहिए, इसलिए मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीपीएससी ने पूछा था, द फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मौर्यन डायनेस्टी एज, यानी कि मौर्य जो राजवंश के शासन काल में, उस समय के शासन काल में सबसे जो अच्छा शिक्षा केंद्र था, एजुकेशनल सेंटर था, वो कहां था, तो कहां था, ये था आपका तक्षशिला में। ओके, नालंदा में नहीं था। नालंदा जो है आपका बाद में आकर के गुप्ता पीरियड के टाइम में ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनता है, लेकिन यहां बात किसकी हो रही है, मौर्य डायनेस्टी की। तो उस समय
तक्षशिला में जो है ये मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन था ड्यूरिंग मौर्य डायनेस्टी। इसमें जो है ना बहुत तरीके के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी। मेनली बात करें तो पॉलिटिक्स, मेडिसिन की भी पढ़ाई होती थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। उस समय मेडिसिन की पढ़ाई होती थी। उसके बाद मिलिट्री साइंस की भी पढ़ाई होती थी, मिलिट्री साइंस और फिलॉसफी की भी पढ़ाई होती थी उस समय, फिलॉसफी की भी। इन सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय हुआ करते थे। किसके समय में? तो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। गुप्ता एम्पायर इंपेरर डिफीटेड द हुना। ये पूछ रहा किस गुप्त साम्राज्य के सम्राट ने हुनों को हराया था? तो ये आपके चार ऑप्शन हो गए। सबसे पहले तो ये जानते हैं हुनाज कौन थे। ये आपके सेंट्रल एशिया से एक सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे, जिन्होंने क्या है कि इंडिया के आपके नॉर्थ वेस्ट पे आक्रमण इन्होंने किया था, जो खैबर पास है उसके आसपास। लेकिन ये पूरी तरह से आक्रमण नहीं कर पाए। और यही जो है यहां पे एक जो चंद्रगुप्त, जो गुप्ता डायनेस्टी था, गुप्ता डायनेस्टी के एक फेमस जो शासक है, उन्होंने उनको पराजित किया था। और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो कौन से थे? तो वो थे आपके स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी। तो स्कंदगुप्त ने जो है आपको 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी बीसी में, 5th सेंचुरी बीसी में जो उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण करने वाले जो हुना थे उनको पराजित किया था। और उनकी विजयों ने गुप्त साम्राज्य में जो हुनों की प्रारंभिक जो आक्रमण थी उससे बचने में बहुत ही हेल्प किया। तो स्कंदगुप्त आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये पूछ रहा वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सेरेमन। पहला उपदेश कहां दिया था गौतम बुद्ध ने? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कहां हो जाएगा आपका? सारनाथ। तो उन्होंने अपना पहला जो है उपदेश सारनाथ दिया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि उनको इनलाइटेनमेंट की प्राप्ति कहां हुई, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है उनको बोधगया में। बोधगया में। और ज्ञान के जस्ट प्राप्ति होने के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो दिया था आपका सारनाथ में। ओके। और इस घटना को कहा जाता है, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसका मतलब क्या होता है? धर्म चक्र का प्रवर्तन। तो इस इवेंट को बीपीएससी बिल्कुल पूछ सकती है कि उस इवेंट को क्या कहते हैं जिसके फलस्वरूप जो है गौतम बुद्ध को इनलाइटेनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो धर्मचक्र प्रवर्तन था। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो वो हुआ था बोधगया में। बट उन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद? तो वो दिया था सारनाथ में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्षवर्धन। ये पूछ रहा कि जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस चीनी यात्री का आगमन हुआ था? ऑप्शन देखिए, अगर हम लोग को पता रहता तो एक तो ऑप्शन यहीं से हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे कि जो मेगास्थनी जो चीनी नहीं थे, ये एक यूनानी थे, ग्रीक थे। तो ये ऑप्शन डी तो होता नहीं। लेकिन बाकी जो ये 3 ऑप्शन था, ये बिल्कुल चीनी ट्रैवलर ही थे, चीनी यात्री थे। लेकिन हमको बताना हर्षवर्धन के टाइम कौन आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम आया था ह्यून सांग। आप लोग इससे याद रख सकते हैं, H फॉर हर्षवर्धन एंड H फॉर ह्यून सांग। यहां से आप लोग याद रख सकते हैं। अब फिर सवाल ये आता है कि ठीक है, ये तो हम लोग जान गए, लेकिन बाकी भी क्योंकि हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी जानना चाहिए। ये फाइन आया था किसके टाइम में? तो ये आया था चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम में। ह्यून सांग तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था, ये हमने देख लिया। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आइसिंग था ये आया था आपका लगभग पोस्ट हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद जितने भी रूलर थे उस टाइम में आया था। और उस समय के जो भी अकाउंट्स थे उसने इंफॉर्मेशन अपने बुक में दिया। तो ये हम लोग लिख सकते हैं पोस्ट हर्षवर्धन।
और मेगास्थनीज आपको पता ही है, यह था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और अभी हमने पहले डिस्कस किया इंडिका, इसी ने लिखा, जो एक आपका डिटेल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल अरेंजमेंट एंड ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्य एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वॉज द टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ फाउंड? ये पूछ रहा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पे हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा बनावली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बनावली में जो है आपका एक तरीके का टेराकोटल मॉडल का हल मिला था। ठीक है, ये बनावली कहां पे है? तो ये बनावली है आपका हरियाणा में। ये बनावली आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। ये एक हड़प्पन साइट है जहां से आपको एक टेराकोटा का प्लॉ वाला मॉडल मिला था। Which टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अप्रहात? ये पूछ रहा है, एक टर्म है आपका अप्रहात, और ये अप्रहात का मतलब पूछ रहा है कि ये जो भूमि का किस प्रकार में आता है। ओके, ये आपका ऑप्शन दे रहा कल्टिवेटेड लैंड, उसके बाद अनकल्टिवेटेड या वर्जिन लैंड, फॉरेस्ट लैंड या टेम्पल लैंड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अनकल्टिवेटेड या वर्जिन लैंड, यानी कि अनसिंचित या कुंवारी भूमि। ये जो है आपका अप्रहार का मतलब होता है, सिंपल आप लोग याद रखिएगा, अनकल्टिवेटेड यानी कि ऐसी जमीन जहां से बहुत समय पे कल्टीवेशन यानी कि कोई खेती नहीं की गई है, और उसी को हम लोग वर्जिन लैंड के रूप में भी जानते हैं। एंशिएंट टाइम में जो है ना, ये अप्रहार जो है, अप्रहार ये आपका अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगा। जो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र, इसमें ये टर्म का यूज देखने को मिलता है। क्योंकि उस समय क्या थे, बहुत सारे ऐसे अनकल्टिवेटेड लैंड थे जिसको वर्जिन लैंड भी कहा जाता था, बहुत ही लार्ज अमाउंट में थे। इसलिए ये टर्म का प्रयोग जो है बार बार हमको अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है एंशिएंट टाइम में, और जिसका मतलब क्या था, अनकल्टिवेटेड लैंड। लेकिन बाद में इसे साफ करके राज्य या किसानों के द्वारा जो है ना खेती के अंतर्गत लाया जा सकता था। ठीक है, तो ये आपका हो गया अनकल्टिवेटेड अप्रहात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल, क्योंकि बीपीएससी जानी जाती है क्वेश्चन रिपीट करने के लिए, तो बिल्कुल रिपीटेड फॉर्म में ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? वैसे तो बहुत सारे ऐसे फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, लेकिन ये चार ऑप्शन में ही आपको एक तरीके का बताना है कि ये चारों में से बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसमें अगर देखें तो इजी है, आपको पता ही होगा, अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सबसे मेन फीचर क्या है कि फर्स्ट अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम था। वहां पे आपको क्या होगा, यहां पे हाईली एडवांस अर्बन प्लानिंग सिस्टम देखने को मिलता था। एक तरीके का आपका वेल लेड रीड स्ट्रीट था, माने बहुत ही अच्छे अच्छे सड़कों का निर्माण था। एक तरीके के सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर सीवर सिस्टम था, यानी पानी के निकासी का सिस्टम ही प्रॉपर बनाया गया था हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। एक तरीके के आपका स्टैंडर्ड ब्रिक्स का भी यूज होता था कंस्ट्रक्शन के लिए, यूज होता था। उसके बाद पब्लिक बिल्डिंग, ग्रेनरीज, रिजर्वायर, बहुत सारे ऐसे उसके फीचर्स थे जो ये साबित करती थी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये फर्स्ट वर्ल्ड में एक अर्बन प्लानिंग और वेल ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका सिग्निफिकेंट आता। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें यह पूछा जा रहा है, त्रिपिटकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ विच रिलीजन? यानी जो त्रिपिटक था ना, एक पवित्र पुस्तक थी किसकी? हिंदुज्म की, बुद्धिज्म की, जैनिज्म की या सिखिज्म की? तो आप लोग को ये पता होगा, जो त्रिपिटकास था वो इंपॉर्टेंट था बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो ये जो त्रिपिटकास था ना, ये मेनली कौन था? जो फर्स्ट अगर बात करें तो ये था विनय पिटका, विनय पिटका। सेकेंड वन वॉज सूत पिटका,
और तीसरा कौन था आप लोग को पता ही होगा, अभिदम पिटका। अभिदम पिटका, विनय पिटका में मेनली बात की गई थी कि रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए? तो जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जितने भी साधु संत थे बौद्ध धर्म के, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाई गई थी। उसके बाद सूत पिटका में मेंशन किया गया था टीचिंग एंड जो सरमोन था, उनका जो दीक्षा था, किसका? गौतम बुद्ध का, वो मेंशन किया गया था सूत पिटका में। और अभिदम पिटका में फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बात की गई थी। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, ये आपको बात की गई थी किसमें? अभिदम पिटका में। तो मेन किसके त्रिपिटकाज हो गए आपके बुद्धिज्म के, और मेन कौन से थे? विनय पिटका, सूत पिटका एंड अभिदम पिटका। और उसका हमने डिटेल देखा कि क्या क्या चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड बीन फाउंड। ये पूछ रहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो अर्ली एविडेंस है किसके? पशुपालन बनाने, कृषि, और सबसे पुराने प्रमाण कहां पे मिलते हैं? तो ये आपके कहां पे हो जाएंगे? तो मेहरगढ़, ऑप्शन सी। मेहरगढ़ में जो है ना आपके सबसे पुराने डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं। मेहरगढ़ जो है ना, मेहरगढ़ आपको एक तरीके के नियोलिथिक एज का एग्जाम्पल है। नियोलिथिक एज का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है मेहरगढ़, जहां से आपको एविडेंस मिलता है कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ली, यानी गेहूं और जौ, इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। उसके बाद डोमेस्टिकेशन, यानी कि वहां पे जो पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं, तो जनरली देखा जाता था सीप, उसके बाद गोट, और जो वहां पे कैटल था, मवेशी, ये सब के जो डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस वहां पे मिलते हैं। वहां पे ये भी आपको देखने को मिलता है मड ब्रिक हाउसेस, यानी मिट्टी के बने घर भी वहां से एविडेंसेस के तौर पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था बीपीएससी ने, हु रोट द बुक पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी। एक बुक है जिसका नाम है आपका पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी, वो किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, यानी ये किसी एक के द्वारा नहीं लिखा गया था। बहुत से ऐसे आपके ग्रीक ट्रैवलर्स थे, ये सब के अलग अलग अकाउंट्स को मिला करके ना एक बुक में सबको कंबाइन किया गया था, और उसको बोला जाता था पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी। ओके, तो ये कोई एक बुक एक के द्वारा नहीं लिखा गया था। ये बहुत सारे उस समय जो ग्रीक ट्रैवलर्स होते थे, जो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल किया करते थे थ्रू वाटरवेज, तो उन सब का जो अकाउंट मिला करके, कोई इधर गया, कोई जैसे एक जगह से दूसरे जगह गया, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली, कोई एक दूसरे जगह गया, ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट गए, और फिर ये सब जो इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट्स लिख करके लाते हैं, वो एक जगह कंबाइन करके, और फिर क्या किया गया था, एक पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी। इरेथ्रियन सी का मतलब होता है रेड सी। तो अगर हम लोग बात करें ना पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी को, और हम लोग क्या बोल सकते हैं? पेरिप्लस ऑफ रेड सी। तो रेड सी के थ्रू जितने भी आपके ट्रेड थे, जितने भी सेलर्स थे, ये सब का मिलाकर के एक बुक लिखा गया था। तो एक हम लोग इंडिविजुअल को इसको इंडिकेट नहीं कर सकते, इन्होंने लिखा, तो इसलिए मोर देन एबव वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। ये बुक आपको डिस्क्राइब करता है द ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया, रोमन इंपायर एंड ईस्ट अफ्रीका के क्षेत्रों में कैसे इंडिया का ट्रेड हुआ करता था, ये इस बुक के अकाउंट से हम लोग को पता चलता है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन लार्ज स्केल, यानी बड़े मात्रा में सबसे पहले लार्ज जो है बड़े पैमाने पे गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किया था? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बीमा कैडपिसेस। बीमा के द्वारा जो है, आप लोग कैडपिसेस नहीं भी याद रखे, सिंपल याद रखिए, बीमा के द्वारा
बहुत ही लार्ज अमाउंट में ना गोल्ड कॉइन को इशू किया गया था। अब थोड़े बीमा के बारे में बात करें ना, तो ये आपका बिलोंग करते थे कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश के शासक थे, जिन्होंने इंडिया का जो ट्रेड है ना, वो आपका रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड बढ़ाने में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका थी। तो ये बीमा जो थे कुषाण वंश के शासक थे, और उनको रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के चलते भी उनको बहुत ही याद किया जाता है। और लार्ज अमाउंट में गोल्ड जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे थ्रू रोमन एम्पायर, इसलिए उस समय में इन्होंने बहुत ही लार्ज अमाउंट में गोल्ड कॉइन को इशू किया था। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, गुप्ता जब पीरियड आया ना, गुप्त काल के समय, लाइक अगर समुद्रगुप्त की बात करें, उस समय बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है ना गोल्ड कॉइन इशू होने लगा। तो फर्स्ट नहीं थे, अगर हम लोग फर्स्ट की बिल्कुल बात करें ना, तो इसमें फर्स्ट की बात की गई, तो फर्स्ट तो कुषाणा के द्वारा शुरू किया गया था, और कुषाणा में भी कौन से रूलर से, बीमा। लेकिन अगर बोले कि बहुत बड़े पैमाने पे, तो बड़े पैमानों पे गुप्ता के टाइम में, और जनरली जो है समुद्रगुप्त के टाइम में जो है गोल्ड कॉइन बहुत बड़े पैमाने पे इशू होने लगा। लेकिन पहले जो कुषाणा जी थे, जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यह पूछा गया था कि स्वर्ण भूमि का एक शासक है, ये पूरे शासक का नाम दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा था बीपीएससी ने कि स्वर्ण भूमि के एक शासक थे जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी। देखिए, इसको अगर हम लोग पार्टीशन करके क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगा, और ये सिंपल भी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बस बड़ा देखने में है, लेकिन इतना कुछ टफ नहीं है। तो बात किसकी हो रही है कि एक स्वर्ण भूमि के शासक है जिन्होंने एक नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना की थी, और अपने राजदूत के माध्यम से, एक राजदूत को उन्होंने भेजा कहां पे, देवपाल के पास। देवपाल कौन थे, तो उस समय जो पाला डायनेस्टी के रूलर थे। तो देवपाल के पास एक अपने राजदूत को भेजते हैं, और वो जो बौद्ध मठ था ना, उसके रख रखाव के लिए 5 गांवों के अनुदान देने का अनुरोध करते हैं कि भाई एक काम कीजिए, ये जो मैंने बौद्ध मठ बनाया है ना, उसके रख रखाव के लिए पैसे कहां से आएंगे, तो एक काम कीजिए, थोड़ा मुझे 5 गांव दे दीजिए, ताकि मैं क्या करूं, उससे जो इनकम होगा मैं रख रखाव रखूंगा। तो ये पूछ रहा हूं कौन से शासक थे, स्वर्ण भूमि शासक। ओके, तो इतना डिटेल हमने क्वेश्चन जान लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बालपुत्र देव। ओके, तो बालपुत्र देव जो थे, और इसमें बहुत सारे फैक्ट हो गए कि भाई बालपुत्र देव, इसका तो आंसर सी सिंपल हो गया। लेकिन इसमें फैक्ट कौन से आ गए कि बालपुत्र देव ने एक नालंदा में बौद्ध मठ की भी स्थापना की थी। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है, अच्छा जो बालपुत्र देव थे वो किसके कंटेम्पररी थे, किसके कंटेम्पररी थे, तो ये किसके कंटेम्पररी थे, तो जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे देवपाल, उसके कंटेम्पररी थे। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए जो है ना, हमको पूरे ध्यान से क्वेश्चन को डिस्कस भी करना है ना, कि उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ फैक्ट आ सकते हैं कि उस पर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोला एज वॉज मोस्ट फेमस फॉर, ये पूछ रहा है जो चोल युग था ना, चोल वंश का जो युग था, वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये आप लोग को पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये। आपके ग्राम सभाएं, उस समय जो विलेज असेंबलीज होती थी ना, उसके लिए फेमस था। तो ये माना जाता है कि जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, यानी उस समय जो थी ना, चोल शासन नहीं, एक तरीके से डिसेंट्रलाइज, अभी जो हम लोग पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं ना, उस समय जो है उस प्रकार की जो सिस्टम है ना, चोल साम्राज्य में, चोल वंश में वो चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो ये विलेज असेंबली या सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम के लिए भी चोल शासन को जाना जाता है। और उसमें मेन रूप से जो है वो क्या क्या चीजें मैनेज किया करते थे, जो विलेज असेंबलीज होती थी। तो विलेज असेंबली उस समय मैनेज करती थी टैक्स कलेक्शन, गांव में टैक्स को कलेक्शन करने से रिलेटेड जो काम है वो विलेज असेंबली के द्वारा किया जाता था। उसके बाद आपका इरिगेशन, सिंचाई के कार्य किए जाते थे। एंड देन जस्टिस सिस्टम उस समय एज अ कोर्ट के रूप में भी जो विलेज असेंबलीज है वो काम करती थी। और ये भी माना जाता है कि जो चोल राजवंश है वो आपका एक तरीके का अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ ग्रास रूट
ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी इन इंडिया यानी कि जो हमने बोला ना, एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म की गवर्नमेंट की शुरुआत जो है चोल राजवंश से ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स, आपको कुछ ऐसे जो जुताई के खेतों में खांचे पाए गए थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन में ऐसे माना जाता है कि आपको एक तरीके से जो है ना जुताई के लिए कुछ कुछ ऐसे खांचे पाए गए हैं। तो कालीबंगन आपको कहाँ, कालीबंगन राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस फैक्चुअल क्वेश्चन था, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये एक तरीके से जो है ना, उस टाइम कालीबंगन में बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कृषि से संबंधित, जो हड़प्पा साइट है। और ये माना जाता है कि यह हड़प्पा सभ्यता में कृषि के वैज्ञानिक विकास का एक महत्वपूर्ण जो आपका एक एविडेंस भी था, कि उस समय जो कृषि जो है व्यापक रूप पे होती थी, तो कालीबंगन से हमको एविडेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न और थ्री ज्वेल्स, दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि त्रिरत्न की बात हो रही है। हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था त्रिपिटकाज, ठीक है, त्रिपिटक, तो त्रिपिटक था वहां पे, और यहां पे हो रही है त्रिरत्न के बारे में। तो त्रिरत्न कौन से, तीन रत्न, सही ज्ञान, सही विश्वास और सही कर्म के बारे में हो रही। तो ये कौन से धर्म में ये सब चीजें मायने रखती है, कौन सी धर्म में ये बात की गई। तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा कहां पे, जैनिज्म, जैन धर्म की बात। तो यहां से एक फैक्ट आप लोग कंपेयर कर लीजिए, एक तो है त्रिपिटक और एक है त्रिरत्न। त्रिपिटक आप लोगों को पता चल गया, सूत पिटक, अभिधम पिटक, और त्रिरत्न यानी राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। तो त्रिपिटक किसके बारे में है, कौन से धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की मेंशन है, और त्रिरत्न आपका जैन धर्म, जैन रिलीजन, जैनिज्म, और ये बुद्धिज्म, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। ये जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होता है, मुझे लगता है हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको तो आप लोग रट लीजिए। ये पूछ रहा कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में हुआ था, वो किसके शासन काल में हुआ था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए। ये हो जाएगा कनिष्क। तो मैं बता देता हूं, जो फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया ना ऑलरेडी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बहुत ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है और सबको पता ही होगा, इसको आप रट जाइएगा। तो फर्स्ट जो हुआ था ना, ये हुआ था अजात शत्रु थे, अजात शत्रु के समय हुआ था, और ये कहा हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। सेकेंड हुआ था आपका कलाशोक, कलाशोक, और ये हुआ था आपका वैशाली में, वैशाली में। थर्ड हुआ था अशोक के टाइम, और ये आपका हुआ था कहां, पाटलिपुत्र। और फोर्थ जो हुआ था आपका कहां हुआ था, ये कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था, और कहां हुआ था, तो ये हुआ था कुंडल वन कश्मीर। ओके, तो ये आप लोग जस्ट मगअप कर लेना, रट लेना, क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछ देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इज इंस्क्रिप्शन। ये पूछ रहा कि जिस नाम से अशोक को उनके शिलालेखों में आमतौर पर संदर्भित किया गया है, वो कौन सा है, चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकृति, कौन सा है, तो आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो आमतौर पर देखा जाता है कि अशोक को उनके अभिलेखों में जो है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से कहा गया है। डायरेक्ट अशोक के नाम से उनको इंस्क्रिप्शन में नहीं दर्शाया गया है, उनको दर्शाया गया है नॉर्मली देवनाम प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है, प्रियदर्शी का मतलब होता है आपका, प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, जो सबको प्रिय लगे।
तो इसलिए डायरेक्ट अशोका न लिख के ना हर उनके इंस्क्रिप्शन में प्रियदर्शी नाम का जिक्र किया गया है। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ये बात किया गया है कि गुप्त साम्राज्य के गुप्त पीरियड के टाइम में कौन से ऐसे चिकित्सा पर उनके काम के लिए जाना जाता है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसके ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, सुश्रुत। आप सब ने पढ़ा होगा सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता किसने लिखा था? लिखा था सुश्रुत जी ने लिखा था। और ये किसके कार्यकाल के समय थे? तो ये थे गुप्ता। तो ये गुप्त वंश के टाइम में थे। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था, गुप्त साम्राज्य। और उनका जो सुश्रुत संहिता है ना, इसमें मेन रूप से बात की गई है सर्जरी। उस समय भी मिलाइए कितना इंडियन साइंस जो था एडवांस था कि जो सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई थी उसमें सर्जरी के बारे में भी मेंशन है, आपका प्लास्टिक सर्जरी के भी बारे में मेंशन है, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मेंशन है। उसके बाद बहुत ही आपका एक तरीके से औषधि विज्ञान के भी बारे में उस सुश्रुत संहिता में मेंशन किया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? सुश्रुत के द्वारा, जो आपके गुप्ता काल के कंटेम्पररी थे, गुप्त साम्राज्य के काल में उनकी योगदान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये बोला गया है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अभी हम लोग जो देवनागरिक लिपि लिखते हैं हिंदी, वो आपका कैसे लिखते हैं? तो लेफ्ट टू राइट। लेकिन इसमें बात की गई है ऐसे ऐसे राइट टू लेफ्ट की बात की गई है। तो कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है? तो ये आपका स्क्रिप्ट कौन सा हो जाएगा? खरोष्टी, ऑप्शन डी। तो खरोष्टी ऐसी स्क्रिप्ट थी ना जो राइट से लेफ्ट की तरह लिखी जाती थी। यह लिपि जो है ना, ये स्क्रिप्ट मेनली आपको उत्तर पश्चिम जो गांधार क्षेत्र था ना, जो आपका ये वाला जो क्षेत्र था ना, गांधार, अफगानिस्तान, ये सब जो क्षेत्र था वहां पे मेनली ये खरोष्टी में लिखा जाता था, खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। और इस पर जो है ना अरामिक तरह का भी प्रभाव आपको देखने को मिलता था, क्योंकि इस क्षेत्र में है ना बहुत ही अरामिक टाइप का लिपि वहां पे प्रचलित थी, तो इसका थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर ये पूछे कौन सा रीजन, तो आपको जो है ना गांधार जो क्षेत्र है ना, गांधार क्षेत्र में ये आपको ये लिपि देखने को मिलती है, खरोष्टी, जो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वर इन यूज फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह था जो गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी था। कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति कहाँ है? अभी आपको ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में, ठीक है, आधुनिक वेस्ट बंगाल में ताम्रलिप्ति है। और वहां जनरली जो है ना गुप्त काल में उत्तर भारत का प्रमुख समुद्री बंदरगाह था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो नॉर्थ इंडिया के जो प्रमुख थे ना बंदरगाह, ये ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल था। यहां से अगर जनरली बात करें ना तो दक्षिण पूर्व एशिया, यहां से ये जो आपका हो गया ना दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी क्षेत्र थे, यहाँ पे श्रीलंका और बाकी सब जो और नीचे जो एशिया साउथ एशिया में थे, यहाँ से आपको व्यापार देखने को बड़े पैमानों पे मिलता था। यह गंगा के माध्यम से उत्तर भारत से जुड़ा हुआ प्रमुख व्यापारी केंद्र था। यह आपके गंगा नदी से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यह ताम्रलिप्ति थी, तो ये गंगा नदी से भी जुड़ी हुई थी। और ये गंगा नदी जो है भारत के विभिन्न भाग में एक तरीके सा लिंक का काम करती थी, और यहाँ से व्यापार जो है पूरे भारत में आसानी से गंगा नदी के द्वारा भी हो पाता था। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 55। 56 पे बढ़ते हम लोग। 56 की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन पोर्ट्स वाज और वर लोकेटेड इन गुजरात।
यानी कि कौन सा ऐसा हड़प्पन के समय पोर्ट था, बंदरगाह था, जो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा? तो ये मेनली इस ऑप्शन में दो ऐसे पोर्ट हो, पहला तो है आपका लोथल और दूसरा दूसरा है आपका बागोत्र। तो बागोत्र और लोथल ये दोनों आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सुक्ता गेंडोर है ना, ये आपको पाकिस्तान में, नॉट इन गुजरात, तो ये पाकिस्तान में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द ईयर, यानी कि दो है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नियोलिथिक एज साइट इन बिहार? ये पूछ रहा कि बिहार में कौन सा ऐसा जो है नवपाषाण युग का स्थल है, दैट इज नियोलिथिक एज। तो बताइए आप लोग। तो ऑप्शन हो जाएगा चिरांद। ठीक है, तो चिरांद जो बिहार में स्थित एक ऐसा जगह है जहां से आपको नियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिलते हैं, यानी नवपाषाण युग के एविडेंस मिलते हैं। और ये चिरांद आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ये आपका सारण जिले में, सारण जिले में जो है ये चिरांद जगह मिलता है। यहां से आपको जो प्रमुख एविडेंस की बात करें ना, तो यहाँ पे कृषि के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं, एग्रीकल्चर के यहाँ से एविडेंस आपको मिलेंगे। उसके बाद पशुपालन की भी एविडेंसेस मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के। और वहां से हड्डी पत्थर के बहुत सारे ऐसे औजार भी जो है, हड्डी पत्थर से बने बहुत सारे औजार जो भी है, यहां आपको चिरांद से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ये पूछा था बीपीएससी ने, विच रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? सो सिंपल क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी, ये आप लोग को पता होगा। तो समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनकी असाधारण सैन्य विजय और विस्तारवादी नीति के कारण जो है ना, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। उनकी जो विस्तारवादी नीति में उनकी निपुणता की वजह से उनको नेपोलियन कहा जाता था। उनके अभियान का जो विवरण है ना, वो प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। प्रशस्ति में, ये प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन कहाँ है? तो आपका मिल जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में इनका जो है ना, इनके जितने सारे अभियान थे, ये सब का मेंशन प्रशस्ति में किया गया है। और प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा इलाहाबाद में। उन्होंने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक अनेकों राज्यों को पराजित किया, और इन्हीं विस्तारवादी इनके निपुणता, उनकी कौशलता की वजह से इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से, के उपाधि से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन टेम्पल ऑफ गरवा नियर अलाहाबाद आर द इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ। यानी झांसी के पास एक आपका देवगढ़ का मंदिर है, ठीक है, इलाहाबाद के पास आपका गढ़वा का मंदिर है। तो इसमें यह पूछा जा रहा था कि उस काल के जो मूर्तियां हैं, किसके महत्वपूर्ण अवशेष हैं, काल बताना है कि किसके काल के ये महत्वपूर्ण अवशेष है। तो ये आपका गुप्त काल। अगर थोड़ा आप कॉमन सेंस भी लगाए ना, तो जनरली जो मूर्ति कला है और जो भी आर्किटेक्चर वगैरह का जो विकास है ना, ये आपका गुप्त काल से ये स्टार्ट होता है जनरली, मतलब बड़े पैमानों पे। तो यहां से भी आप जो है ना, एक तरीके से अनुमान लगा सकते थे कि ये गुप्त काल का है। गुप्त काल को जो है ना, गुप्त एज को हम लोग जो है भारतीय कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिए। तो भारतीय कला जो है बहुत ही बड़े पैमानों पे फ्लरिश हुई थी गुप्त काल में, तो इसलिए इसको हम लोग आपको स्वर्ण युग भी कहते हैं भारतीय कला का। नेक्स्ट, फेमस पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपनी इज लोकेटेड है। बोधिसत्व पद्मपानी की प्रसिद्ध पेंटिंग कहां पे उपस्थित है? जगह का नाम पूछा जा रहा है आपका, तो बताइए। ये आपका हो जाएगा अजंता केव। तो जो अजंता गुफा है ना, यहां पे आपको द फेमस पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी की मूर्ति की पेंटिंग आपको वहां देखने को मिलेगी। ये कहां पे अजंता केव? अजंता केव आपको मिलेगी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में।
और जो अजंता केव है ना, वो बौद्ध काल में चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है, आपको मैच करना था ये, सॉरी मैच नहीं, स्टेटमेंट 3 दिया है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। ये पहले पढ़ लीजिएगा, ये बोला करेक्ट हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट आप लोग पढ़िए, किसके किसके बारे में बात हो रही है, कि स्टेटमेंट अबाउट फायेन एंड ह्यून सांग। ठीक है, तो बोथ वेयर चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, दोनों चाइनीज थे और वो उन्होंने भारत में ट्रैवल किया था, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। अब जैसे देखिए एलिमिनेशन कैसे करते हैं, मैं यहां पे बताता हूं। आपने देखा ऑप्शन 1 तो सही है, तो इसमें भी है, यानी ये भी चांस है इसके होने के। एक इसमें भी है, एक इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हमने काट दिया। एक है तो ये भी चांस है कि ये क्या हो सकता है, आपका ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, फाइन विजिटेड ड्यूरिंग रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता टू। अगर आपको ये पता हो फाइन चंद्रगुप्त 2 के टाइम में हुआ था, तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं अच्छा ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 2 किस में है, देखिए आपने बोला ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन 2 एक तो इसमें है या इसमें है, इसमें नहीं है, तो फिर ये भी कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास 2 ऑप्शन बचा। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन से हम लोग क्या है 50% करेक्ट हो सकते हैं। तीसरा अगर आपको पता हो यून सांग विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा, तो ये बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 2 3। ये सब क्वेश्चन हमने पहले सेपरेट भी बीपीएससी पूछ के रखा है और इसमें स्टेटमेंट बना के पूछ दिया। तो बहुत ही रिपीटेटिव जो है ना, रिपीटेटिव बीपीएससी रहती है, प्रीलिम्स में बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या है, ये लिस्ट 1 दिया गया है पर्सनालिटी के बारे में, और यहां पे लिस्ट 2 दिया गया है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, और मैच ऑफ द फॉलोइंग के बारे में बताना है। ओके, तो आपका चरक क्या हो जाएगा, चरक अभी हमने डिस्कस किया, चरक संहिता, तो ये हो जाएगा ए का 1। तो देखिए ए का 1 किसमें, तो ये तो आपको क्लियर होगा। मान लीजिए चरक संहिता, ये अगर मैं बताता हूं कि क्वेश्चन अगर पता नहीं हो तो कैसे आंसर देते, तो एक तो आपको ये पता होगा कि भाई चरक संहिता होता है तो मेडिसिन, एक हमने क्वेश्चन फाइंड कर लिया, चलो भाई इतना तो हम लोग पक्का है। तो ए का 1, देखिए ए का 1 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये 2 में नहीं है, तो ये 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, काट दी हमने। अब फिर बी पे आते हैं। अब बी ब्रह्मगुप्त के बारे में हो रही है बात, एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद 12 मीरा के बारे में हो रही है मैथमेटिक्स, एंड विशाख दत्ता के बारे में हो रही है ड्रामा। ओके, तो मान लीजिए कि अगर हमको ये पता हो कि विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस लिखा था, एक तरीके का ड्रामा है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो डी का 4 दोनों में है, तो फिर यहां पे भी अभी ऑप्शन क्लियर हुआ नहीं, ये दोनों लेके चलेंगे। अब मैटर फंसा है बी या सी पे, तो बी का देख लेते हैं, ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त जो थे मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही फेमस थे, तो बी का हो जाएगा 3। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। यानी कि अगर एक पता है तो आपको तो ये हो जाएगा कि हमने 50%, हमको जो 2 ऑप्शन हट गया तो 50-50 हो जाएगा। तो इसमें से 1-2 और ऑप्शन क्लियर करने पे हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड आसाम, जो उस समय कमरूपा के नाम से जाना जाता था, इन द टाइम ऑफ हर्ष। ये पूछ रहा है कि किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो कौन से थे, तो वो थे आपके भास्कर बर्मन। तो जो भास्कर बर्मन थे वो कामरूप, कामरूप को का आधुनिक नाम ही असम, उस समय जो था असम पे शासन किया था, किसके टाइम में, हर्षा के टाइम में। तो ये हर्षा के क्या थे, कंटेम्पररी थे। तो इस तरह जो है हमने पूरे डिटेल में ये चीजें डिस्कस की। तो होप आप लोग को जो है ये पसंद आया होगा लेक्चर। इसका पार्ट 1 जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लेकिन जो पार्ट 2 है ये हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।